हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का आज अगला एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 28 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पूरा कंप्लीट एनालिसिस यहां पर हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियोस मिलते रहते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दें, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को और एप्लीकेशन को दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, तो वहां से जाकर इनको डाउनलोड और ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो आप ले सकते हैं, डेमो चेकआउट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। कोई डाउट है फिर भी कुछ क्वेरीज है तो आप हमारे नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं 28 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ में। सभी ऑटो सब्जेक्ट के कंप्लीट डिटेल के साथ में एनालिसिस यहाँ पर हम करवाने वाले हैं और 110% रियल ये हैं, ऑथेंटिक चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं जीके और करंट अफेयर से। पहला क्वेश्चन बना है आपका, बॉलीवुड गायिका पलक मुच्छल का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से? ये क्वेश्चन आपका पहला बना है। देखिए, बॉलीवुड से इनका संबंध है, गायिका ये है पलक मुच्छल, इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के इंदौर से। ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है। एज इट इज हमने जो 300 वाली वीडियो दी है, टॉप 300 वाली 3 वीडियो अभी तक दे चुके हैं, जिसमें करीबन 900 से 1000 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। वहीं से सीधा सीधा ये क्वेश्चन कॉपी होकर आया है। तो इंदौर से इनका संबंध है। पलक जो मुच्छल है, इनका जन्म इंदौर में हुआ 30 मार्च को 1992 को, और मध्य प्रदेश की एक भारतीय गायिका और संगीतकार ये है। स्पेशली याद रखिएगा, बॉलीवुड के लिए जानी जाती हैं। 2011 में फिल्म दमदम के एक शीर्षक गीत के साथ बॉलीवुड में पार्श्व गायन की शुरुआत इन्होंने की थी और बाल हृदय रोगियों की सहायता करने के अपने प्रयासों को इन्होंने जारी रखा है। थोड़ी सी चीजें आप देख लीजिएगा। देखिए, पलक जो मुच्छल है, ये हार्ट फाउंडेशन के नाम से एक चैरिटी संगठन चलाती है। क्लियर है? फाउंडेशन भी ये इसके मालिक है ये पलक मुच्छल, और वहां अपनी सामाजिक गतिविधियों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान भी बना चुकी हैं। इसके अलावा कुछ और हस्तियां हैं मध्य प्रदेश की जिनसे क्वेश्चंस बनेंगे, वो हमने यहाँ पर मेंशन करवा दिए। देखिए, किशोर कुमार, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है इनसे रिलेटेड। इनका जन्म 4 अगस्त को हुआ 1929 को खंडवा में। इसके अलावा लता मंगेशकर जी की बात करें तो इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। सलमान खान का जन्म भी आपका इंदौर में हुआ है। जॉनी वॉकर जो कि हास्य कलाकार है, इनका संबंध भी इंदौर से ही, इंदौर में इनका जन्म हुआ है। अन्नू कपूर की बात करें तो इनका जन्म भोपाल में हुआ 20 फरवरी 1956 को। नेक्स्ट है आशुतोष राणा, इनका जो जन्म हुआ है ये गाडरवाड़ा नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा आता है यहाँ पर नरसिंहपुर में, यहाँ पर हुआ है 10 नवंबर 1967 को। इसके अलावा बात करें कार्तिक आर्यन की, तो इनको तो आप सभी आई थिंक जानते होंगे इनको भी। क्लियर है? जन्म हुआ है ग्वालियर में इनका 22 नवंबर को 1990 को। अर्जुन रामपाल जो कि स्पेशली जाने जाते हैं बॉलीवुड में, तो जन्म इनका जबलपुर से इनका संबंध है। इसके अलावा शरद सक्सेना, इनसे भी क्वेश्चन बन चुका है आपका, तो याद रखिएगा शरद सक्सेना जो है ये वैसे बॉलीवुड में विलेन का रोल करते हैं ज्यादातर, और इनका संबंध मध्य प्रदेश किस तरह से है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर कुमार पुरस्कार किसे दिया जाता है? किशोर कुमार पुरस्कार दिया जाता है अभिनेताओं को, गायकों को, निर्देशकों को और पार्श्व गायकों को। अब ये 4 इनमें दिया जाता है किशोर कुमार पुरस्कार। अब आपको ऑप्शंस में इन चारों में से 3 मिले थे या 1 मिला था, वो आप क्लिक कर सकते हैं, आपको याद होगा। क्लियर है? तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी हमने आपको बता दिया किसे ये पुरस्कार बेसिकली दिया जाता है। देखिए, संस्कृति जो विभाग है ये मध्य प्रदेश, इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और पहले प्राप्तकर्ता की बात करें तो 1997-98 में ये जो पुरस्कार दिया गया था हरिकेश मुखर्जी को दिया गया था। प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 में खंडवा में हुआ था। किशोर कुमार एक भारतीय पार्श्व गायक और अभिनेता भी थे। अगला क्वेश्चन बनाया है हमारा कि सैलानी द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? एज इट इज कॉपी होकर आया है, ये क्वेश्चन हमने कवर करवा दिया है। इसके अलावा किशोर कुमार का क्वेश्चन भी हमने कवर करवा दिया है आपको। क्लियर है? तो अभी तक तीनों क्वेश्चंस कवर करे, तीनों ये भी आपका एज इट इज कॉपी है, हमने कवर करवा दिया है, आप चेकआउट करेगा। ओमकारेश्वर खंडवा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सैलानी जो द्वीप है ये आपका ओमकारेश्वर खंडवा में देखने को मिलता है। देखिए, सैलानी द्वीप ओमकारेश्वर में स्थित है। ओमकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह भारतीय राज्य मध्य प्रदेश की खंडवा में स्थित है। सैलानी रिजोर्ट भी अगर आपसे बने, द्वीप की जगह रिजोर्ट आपको दे दे, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश के खंडवा में ही है। ये मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग बेसिकली एक रिजोर्ट है पर्यटन विभाग का, जो कि ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिज्ञासा राजपूत किस खेल से संबंधित है? देखिए, जिज्ञासा जो राजपूत है इनका संबंध बॉक्सिंग से है। बॉक्सिंग, तो याद रखिएगा मार्शल आर्ट अकादमी, मुक्केबाजी जो अकादमी है इसकी खिलाड़ी है ये जिज्ञासा राजपूत, और अभी तक इन्होंने 2 सीनियर नेशनल मेडल और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी सिल्वर मेडल अपने नाम ये कर चुकी हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है खेल में सेवाओं के लिए कोचों को ये बेसिकली दिया जाता है। प्रशिक्षित जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है, कोच को ये दिया जाता है खेल में अपनी सेवाओं के लिए। विश्वामित्र पुरस्कार अपने पूरे जीवन काल में खेलों में सेवाओं के लिए कोच को दिया जाता है। विश्वामित्र पुरस्कार कोचों को खेल में उनके योगदान के लिए बेसिकली दिया जाता है। और इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है
विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी और विश्वामित्र पुरस्कार जो है ये ऐसे प्रशिक्षकों या कोच को दिया जाता है जिसके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हों, उनको ये दिया जाता है। देखिए, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विक्रम पुरस्कार दिया जाता है और विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले जूनियर खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? एज इट इज क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पूरे के पूरे कॉपी। उन 300 वाली वीडियोस जो टॉप 300 वाली 3 वीडियो दे दिए उनको आप देखिएगा जाकर। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो ये क्वेश्चन में एज इट इज पूरा का पूरा बनाएं। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। एक शिफ्ट में गाइस मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चंस को छोड़कर सारे क्वेश्चंस वहीं से पूछे जा रहे हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में स्थित है। क्लियर है? ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है आपका। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में है और इसका नाम सतपुड़ा रेंज निकला है। बेसिकली सतपुड़ा जो रेंज है इससे निकला है ये नाम। और एक और मैं आपको चीज बता दूं, इसके बारे में थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन कर दूं मैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से इस तरह से क्वेश्चन बना था कि कोई 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कवर करता है, 3 जिले आपको दे रखे थे, उस तरह से ये क्वेश्चन बना था। क्लियर है? तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन किस किस तरह से बनते हैं और क्या क्या पैटर्न रहता है उनका। आपको उसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से उसको पहचान लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये किन क्षेत्रों को कवर करता है। तो देखिए, इसके आसपास में बोरी वन्यजीव अभयारण्य भी है जो कि होशंगाबाद जिले में ही है और पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य भी है जो कि यहीं पर है। तो इनके साथ में यानी बोरी अभयारण्य और पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्यों के साथ यहाँ 1427 वर्ग किलोमीटर का अद्वितीय केंद्रीय भारतीय पहाड़ी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र प्रदान ये बेसिकली करता है। क्लियर है? और इसकी स्थापना हुई है 1981 में, ये भी आप नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, कोई खिलाड़ी का नाम दिया था कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। बात करें अगले क्वेश्चन की। गाइस अगला ये क्वेश्चन जो है ये आपका कल ही बना था कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है। ये कल ही पूछा गया आपका क्वेश्चन और आज वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप डेली एनालिसिस देखा करें। कम से कम जो क्वेश्चंस बन रहे हैं एज इट इज जो पूछे जा रहे हैं वो तो आपके बनेंगे, बट जो एक्स्ट्रा डिटेल से पूछे जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा आपके बनने लगेंगे। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में शिशु जो मृत्यु दर है ये 43 है, कल ही हमने आपको कवर करवाया था। देखिए, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की एक रिपोर्ट है और उसके अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर पर सबसे ज्यादा मृत्यु जो दर है ये सबसे ज्यादा है, यानी हर 1000 में 43 नवजातों की जो है मौत हो जाती है। तो 43 है 1000 में 43। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? तो आदिवासी संग्रहालय स्थापित किया गया था 20 अप्रैल को 1954 में और ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। बेसिकली इसको पातालकोट में ये स्थित है। पातालकोट छिंदवाड़ा बेसिकली इसको जाना जाता है। आदिवासी संग्रहालय पातालकोट के नाम से ये जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है और ये जो संग्रहालय है 20 अप्रैल 1954 को खोला गया था और 1975 में इसे राज्य संग्रहालय का दर्जा मिल चुका था। इसके अलावा इसका नाम कब बदला गया था? तो 8 सितंबर 1997 को आदिवासी संग्रहालय का नाम बदलकर श्री बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। और यह सारे जो जनजाति संग्रहालय हैं यानी आदिवासी सबसे पुराना ये बेसिकली माना जाता है। तो आप देख लीजिएगा एक नजर इसके बारे में, डेट अवश्य याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, हाल ही में हाइड्रोजन फ्यूल का उद्घाटन किया गया, यह किसके अधीन आता है? देखिए, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन कुछ इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन बना था। एग्जैक्ट पैटर्न मिलना तो बहुत ही मुश्किल बात होती है क्योंकि इतने जो डिफिकल्टी से क्वेश्चंस वो देते हैं एक्स्ट्रा घुमा फिरा के, तो वो क्वेश्चंस एग्जैक्ट उसी पैटर्न में याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमने उसी पैटर्न आपको देने की कोशिश की ताकि आप उसी पैटर्न में समझ सके क्वेश्चंस को कि क्या पूछना वो चाह रहा था। हाल ही में हाइड्रोजन फ्यूल का उद्घाटन किया गया है कहीं पर, तो उसके बारे में क्वेश्चन बना था कि ये जो हाइड्रोजन फ्यूल है ये किसके अधीन आता है, किस मंत्रालय के अधीन आता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत ये आता है और वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? इनका नाम है नितिन गडकरी और इनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये बना था, यानी कि करंट का क्वेश्चन है और सीधे सीधे इस तरह से घुमा फिरा के भी आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी किन 2 नदियों के बीच विभाजक का कार्य करती है? अब ये 2-3 तरीकों से पूछे जाता है ये क्वेश्चन। हम पिछले 2 दिन से आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका बनेगा, अब नहीं तो बाद में बन जाएगा, पर बनेगा और फाइनली वो क्वेश्चन बन चुका है। क्लियर है? सतपुड़ा श्रेणी किन 2 नदियों के बीच विभाजक का कार्य करता है? तो सतपुड़ा जो श्रेणी कार्य करती है विभाजक का, ये नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों नदियों के बीच में विभाजन का कार्य करता है। याद रखिएगा, सतपुड़ा श्रेणी स्पेशली यहाँ से लगातार 4-5 दिन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। किसी शिफ्ट में तो यानी कल वाली जो शिफ्ट कवर करवाई 4 से 5 क्वेश्चंस बने थे, तो यहाँ से डेली रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की जो श्रेणियां हैं 2-3 सतपुड़ा विंध्य श्रेणी वगैरह, इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। 1-2 नंबर तो यहीं से आपके पेपर में मिलेंगे। आज भी 2-3 क्वेश्चन आज भी आपके बने हैं। देखिए, सतपुड़ा जो श्रेणी है ये उत्तर में नर्मदा की घाटियों और दक्षिण में स्थित ताप्ती की जो घाटी है इनके बीच में विंध्य के समानांतर ये बेसिकली स्थित है। तो आपको इतना बस याद रखना है कि ये नर्मदा की घाटी, उत्तर में नर्मदा की घाटी और दक्षिण में ताप्ती घाटी जो है इसके बीच में है, विंध्य के समानांतर, इन दोनों के बीच में है ये। तो बेसिकली आपका सही जवाब नर्मदा ताप्ती ही रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा सतपुड़ा और विंध्य की
ये दो पूर्व पश्चिम श्रेणियां भारतीय महाद्वीप को उत्तर भारत में इंडो गंगा मैदान और दक्षिण भारत के दक्कन बाधा जो पठार है इसमें विभाजित ये करती है। ये 2-3 तरीकों से और पूछा जाता है, इसका पैटर्न हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहाँ के शैल चित्र प्रसिद्ध है? इस तरह से आपका क्वेश्चन बना है। क्लियर है? तो गाइस मध्य प्रदेश में जो शैल चित्र प्रसिद्ध है ये भीमबेटका के हैं। भीमबेटका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और इससे एक दिन पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। सेल चित्र या फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना था, शिलास्त्रों से क्वेश्चन बना था कि कितने शिलास्त्र यहाँ पर है भीमबेटका में, इस तरह से क्वेश्चन बना था आपका, उसमें भी हमने कवर करवा दिया था आपको। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरस्कार ये है। आदि मानव द्वारा ये बनाए गए थे सेल चित्र और शिलास्त्रों को, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस मंदिर का निर्माण सप्तरथ शैली में किया गया था? देखिए मध्य प्रदेश का बेसिकली ये मंदिर है और सप्तरथ शैली में इसका निर्माण किया गया। इसका नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये आपका खजुराहो में है। खजुराहो में इसका निर्माण विद्याधर के द्वारा करवाया गया। अब करवाया था तो गाइस जो बेसिकली खजुराहो के जो मंदिर का निर्माण हुआ है 950 से 1050 के बीच में हुआ है, तो इसी के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था कंदरिया महादेव मंदिर का। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है और ये जो मंदिर है संदार शैली और सप्तरथ शैली में बना हुआ है। यह खजुराहो का सबसे विकसित मंदिर है और इस मंदिर में अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह आदि देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगरा के ताजमहल के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश में किस स्थान को ताजमहल के लिए चुना गया था या प्रस्तावित किया गया था? गाइस इस तरह से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, काफी कंफ्यूज किया जा रहा है बच्चों को, क्योंकि कुछ इस तरह का पैटर्न वहां पर दिया जा रहा है कि एक बार पढ़ने पर तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। क्लियर है? और देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पैटर्न बन रहा है ये एक तो मीनार वाला बन रहा है, यानी कि ये जो मस्जिद वाला है कि बिना मीनार वाली मस्जिद, इस तरह से क्वेश्चंस का, और एक ताजमहल, ये भी 3-4 बार क्वेश्चन बन चुका है और मीनार वाला मस्जिद वाला भी क्वेश्चंस बन चुका है। तो इनमें आप थोड़ा सा समझ के जितने भी हैं फैक्ट आप कवर कर लीजिएगा, इनसे रिलेटेड यहाँ से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखिए आगरा के जो ताजमहल है इसके निर्माण के पहले मध्य प्रदेश में जो स्थान चुना गया था ताजमहल के लिए, ये आपसे पूछा है, बुरहानपुर आपका सही जवाब रहेगा। अब यहाँ पर क्या चीजें हुई थी उसके बाद में इसको आगरा ले जाया गया था। तो गाइस यहाँ पर जो ताजमहल है बुरहानपुर में, इसको काला ताजमहल के नाम से जाना जाता है। आप याद रखिएगा काले पत्थर से बनाया गया था ये, और ये ताजमहल उस समय की मार से और काला दिखता गया। मकबरे को अगर आप करीब से देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि उस समय कितना खूबसूरत होगा। गाइस यहाँ पर जो बुरहानपुर है, यहाँ की मिट्टी में दीमक और कीड़े लगने की वजह से सफेद जो संगमरमर है ये आपका ताजमहल, बेसिकली ताजमहल सफेद संगमरमर से बनाया गया था, तो इसको आगरा में फिर बनाया गया था। यहाँ पर जो मिट्टी थी इसमें दीमक और कीड़े लगने की वजह से इसको फिर आगरा में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडोनेशिया में 2004 में बॉक्सिंग डे सुनामी कौन से द्वीप पर आई थी? देखिए 2004 में इंडोनेशिया में बॉक्सिंग डे सुनामी आई थी, तो ये कौन से द्वीप पर आई थी, ये आपसे क्वेश्चन बना है। और जो ऑप्शंस आपको मिले थे ये भी आपको पूरे की पूरे इंडोनेशिया में जितने भी द्वीप है उनसे ही रिलेटेड मिले थे, तो काफी डिफिकल्ट हो गया था उसका क्लिक करना आंसर, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको ही आई थिंक उसका राइट आंसर पता होगा। क्लियर है? तो इस तरह की चीजें भी हो रही है, तो आप थोड़ा सा रिकॉल करके रखिए। और काफी देखिए कितना पुराना है, 2004 का रिलेटेड आपसे पूछा है, अभी करंट का पूछा जाता तो हो सकता है वो चीजें रिकॉल रहती, पर ये काफी पुराना है 2004 का। तो देखिए सुमात्रा आपका सही जवाब रहेगा। इंडोनेशिया में 2004 में बॉक्सिंग डे सुनामी आई थी सुमात्रा द्वीप पर। क्लियर है? 26 दिसंबर की बात है 2004 को इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में रिएक्टर पैमाने पर 9.1 से 9.3 के बीच में ये तीव्रता थी इस भूकंप की। और इसके बाद में भूकंप के बाद में समुद्र में के अंदर उठी सुनामी, जिसे क्रिसमस या बॉक्सिंग डे सुनामी के रूप में जाना जाता है। ये क्रिसमस इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये 25 और 26 दिसंबर को आई थी, इसलिए इसको क्रिसमस आई थिंक बोला जाता है, और बॉक्सिंग डे सुनामी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा युद्ध अभ्यास आपको दे रखा था और पूछा गया था कि कहां पर हुआ था। इस तरह से एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है क्या युद्ध अभ्यास था और किन किन देशों के बीच में होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल की कौन सी राजधानी गणतंत्र थी? महाजनपद काल की जो राजधानी गणतंत्र थी इसका नाम वैशाली है। वैशाली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए प्राचीन भारत में सबसे पहला गणतंत्र जो था ये वैशाली ही राजधानी थी, वैशाली राज्य। उस टाइम पर महाजनपद काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो इनमें से एक वैशाली था जो कि गणतंत्र था सबसे पहला। बिहार के इस प्रांत को वैशाली गणराज्य के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन बनाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे इनका नाम है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन तृतीय बर्मी युद्ध की अवधि में हुआ था। देखिए लॉर्ड जो डफरिन है ये तृतीय बर्मी युद्ध कब हुआ था? इनके बेसिकली 1885-86 की अवधि में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 में ए.ओ. ह्यूम के इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य के रूप में इसका गठन किया गया था। तो इस टाइम पर जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी 28 दिसंबर को 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बनाए, भारत की कौन सी
भारत कौन सी योजना के तहत स्वतंत्र हुआ था? तो भारत जो स्वतंत्र हुआ था ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। देखिए ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और जिसमें माउंटबेटन योजना द्वारा रखे गए मुख्य प्रावधान थे। क्लियर है? और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई और इसका प्रमुख बिंदु यह था कि आगामी 15 अगस्त 1947 को भारत को दो भागों में विभाजित करके दो पूर्ण प्रभुता संपन्न देश बनाए जाएंगे जो कि भारत और पाकिस्तान के रूप में होंगे। तो ये चीजें हैं। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत का जो है ये स्वतंत्र हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाएं। देखिए पहाड़ और पर्वत से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना है, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शांति सम्मेलन कोई जैसे कि क्लाइमेट समिट जो होते हैं इस तरह से या फिर इस तरह से कोई समिट आपका पूछा गया था, एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है। हमने बहुत कोशिश की इस चीज की बट वो रिकॉल नहीं हो पाया है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा एक बांध भी आपसे पूछा था कि बांध से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है। आई थिंक गाइस आपको सारे क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए हैं और जितने भी क्वेश्चंस मिले थे पूरी डिटेल के साथ में हमने कवर किए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम साइंस के क्वेश्चंस फटाफट कवर कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं साइंस के बाद में और सब्जेक्ट की भी हम कवर करेंगे। देखिए पटवारी की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है और जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा एमपी सब इंस्पेक्टर की, एमपी पीएससी की, तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में। इनका डेमो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा। और 300 वाली स्पेशल जो पीडीएफ डली है वो इसी टेस्ट सीरीज में डली है, तो आप एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। काफी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। और इसके अलावा ये सारे कोर्सेज है, ई बुक्स है, टेस्ट सीरीज है, तो इनकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। आइए अब हम साइंस को कवर करते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन बना है मानव रोग से क्वेश्चन बने हैं आपके। विलियन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, अणुओं की संख्या से भी क्वेश्चंस बने हैं। नमक का सूत्र पूछा था, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। इसके अलावा इसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है, हमने इसीलिए डाल दिया है कि दोनों में से एक ये होगा, जो भी हो आपको पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र ये भी यही होता है, NaCl। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बना है सीधा और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो किसमें बनता है? तो उत्तल दर्पण में ये बनता है। सीधा और आभासी जो प्रतिबिंब बनता है ये उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण सदैव एक सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका सही जवाब आपका रहेगा उत्तल दर्पण। इसके अलावा गाइस सेल से भी आपके क्वेश्चंस बने, कोशिकाओं से, धातु अधातु वाले क्वेश्चंस बने हैं, तत्व यानी एलिमेंट से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा विद्युत से क्वेश्चन बने हैं, उत्तल लेंस से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठोस द्रव्य गैस से भी क्वेश्चंस आपके बने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमें पूरा मिल चुका है। क्वेश्चन था आपका इलेक्ट्रॉन बादल नाभिक के व्यास से कितना बड़ा होता है? यानी कि इलेक्ट्रॉन जो बादल होते हैं ये नाभिक के व्यास से कितना बड़ा होता है? और आपको ऑप्शंस दे रखे थे 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6। आपका सही जवाब रहेगा 10 की घात 5, यानी 1 लाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर इन नंबर में पूछा जाए। इस तरह से भी आपको ऑप्शंस मिले थे। अब एक्सप्लेन हम कर देते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनों का बादल जो नाभिक की कक्षा करता है और परमाणु के आकार को परिभाषित करता है, उस परमाणु के नाभिक से लगभग 1 लाख गुना बड़ा वो होता है। तो आप याद रखिएगा ये चीजें, आपका 10 की घात 5 सही जवाब इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह कहा जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम कंप्यूटर की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में इंटरनेट से आपके क्वेश्चंस बने हैं, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन बने हैं, एमएस वर्ड से क्वेश्चन बने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रैम रोम से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा ओएसआई लेयर से क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन बना है यूनिक्स और लिनक्स ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अब दोनों में से ये मल्टीटास्किंग दे रखा था या बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा था, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन बने हैं और आपसे अगला क्वेश्चन बना है सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? तो इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसके अलावा हिंदी में बात करें तो हिंदी में गाइस पहला क्वेश्चन बना है सुबरन जो खोजत फिरे कवि व्यभिचारी विचोर। तो इस तरह से ये आपको पंक्ति दे रखी थी, इसमें पूछा था कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार इसमें होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चंस बने, रस चंद अलंकार से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। समास और संधि भी आपको देखने को मिली, समास विच्छेद संधि इस तरह के। इसके अलावा विलोम शब्द आपसे मिले हैं, यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चंस बने हैं, वर्तनी शुद्ध वाले क्वेश्चन बने हैं। और इंग्लिश में जो पैरा जंबल आ रहे हैं उसी तरह से हिंदी में भी क्रम में जमाना या फिर पैरा जंबल इनको हम बोल सकते हैं। तो क्रम में व्यवस्थित करने वाले जो क्वेश्चन है, रिऑर्डर करने वाले, उस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा वाच्य आपके आ रहे हैं, कारक आपके आ रहे हैं, अमावस्या का देखिए शुद्ध वर्तनी आपके पूछ रही, ये आई थिंक इसी तरह दे रखा होगा अमावस्या। क्लियर है? और इसकी शुद्ध वर्तनी पूछी थी तो अमावस्या ये होता है। कौन सी विसर्ग संधि है? ये क्वेश्चन बना है। इसके अलावा दीर्घ संधि से भी क्वेश्चन पूछा गया है। बहुब्रीहि समास आपका आया था, परिभाषा की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी थी। क्लियर है? इसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चंस बने हैं और बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपको बताना था कि कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो जितेंद्री ये जो है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। हमें ऑप्शंस भी मिल चुका था तो हमने राइट आंसर यहाँ पर डाल दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट की ओर।
देखिए मैनेजमेंट में इकोनॉमी से क्वेश्चंस बने, प्रबंध से क्वेश्चंस बने हैं, मार्केटिंग से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, संगठन से क्वेश्चंस बने हैं, नियोजन से क्वेश्चंस बने हैं, विपणन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नियंत्रण से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में सिनोनियम से, एंटोनियम से, इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चंस बने हैं और एरर वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस बने हैं, आइटम प्रेसेस से क्वेश्चंस पूछे गए और मिस स्पेल से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर है। मैथ्स में बात करें परसेंटेज आपका आया है, देखने को मिला है, लाभ हानि से क्वेश्चंस बने, पाई चार्ट आपकी आ रही है, एसआई सीआई से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, डीआई से भी क्वेश्चंस पूछे गए, औसत से क्वेश्चंस आपके बने हैं, समय कार्य से और चाल दूरी से क्वेश्चंस बने हैं, समय कार्य दूरी चाल दूरी, तो इन सभी से क्वेश्चंस आपके लगातार बन रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम इन दोनों टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस बने, बार ग्राफ से और पाई चार्ट से इनसे भी ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस भी बने हैं, इसके अलावा आयु वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। बात करें रीजनिंग में तो कोडिंग डिकोडिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है, कथन निष्कर्ष अच्छे खासे आ रहे हैं, रैंकिंग वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, अल्फाबेटिक सीरीज और नंबर सीरीज, इन दोनों को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, इनसे भी लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। ब्लड रिलेशन भी आपको देखने को मिल रहा है, पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आकृति वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगली आकृति कौन सी होगी, इस तरह के वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारा आपको जितना भी निचोड़ था पूरा आपको इस पेपर का हमने दे दिया है, सारी चीजें ए टू जेड कवर करवा दिए, कोई भी एक पॉइंट भी नहीं रहा है, जितना हमें पता चला था वो एक एक चीज आपको बताने की कोशिश की है। गाइस आप इतना तो कर ही सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहे। हमारी ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है पटवारी की स्पेशल और सभी की है स्पेशली, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे कंप्लीट डिटेल मिल पाएगी। इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, दोनों को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये स्टेप है 3 स्टेप, इसको अगर फॉलो करते हैं तो बड़ी आसानी से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। तो गाइस आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम अब हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।